अपने चैनल टारगेट विथ राजलाल के माध्यम से सामान्य विज्ञान पूर्वावलोकन की श्रृंखला को आगे जारी रखते हुए आज 11वीं कड़ी लेकर आया हूं और इस कड़ी का शीर्षक है तरंग गति। तो मित्रों, मैं बताना चाहूँगा जो मेरा वीडियो है, ये जो सामान्य विज्ञान पूर्वावलोकन, यह पीसीएस से लेकर के पुलिस, एसआई तमाम परीक्षाओं के लिए बहुत ही कारगर होगा। तो हम चाहेंगे कि हमारे दोस्त जो लोग हैं इस वीडियो को आसानी से देखें और समझें। तो चलिए वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं। लेते हैं आज का पहला प्रश्न। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? क्षोभ मंडल से, आयन मंडल से, क्षोभ सीमा से, समताप मंडल से? तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने अपना जवाब पा लिया होगा, अपने अंदर ढूंढ लिया होगा। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा आयन मंडल से। तो मित्रों, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के आयन मंडल अर्थात जो से परावर्तित होती हैं, आयनोस्फीयर से परावर्तित होती हैं। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के आयन मंडल या आयनोस्फीयर से परावर्तित होती हैं। यह मंडल जो है 800 से लेकर 400 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है। यहाँ पर हवा जो होती है विद्युत आवेशित होती है। अगला प्रश्न पे चर्चा करते हैं। बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है। बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है ट्रोपोस्फियर द्वारा, स्ट्रेटोस्फियर द्वारा, आयनोस्फियर द्वारा और एक्सोस्फियर द्वारा। तो इसका भी आप लोग उत्तर ढूंढ चुके होंगे, आयनोस्फियर द्वारा। तो मित्रों, आयनोस्फियर का अर्थ होता है आयन मंडल, आयन मंडल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में कौन सा स्तर उत्तरदायी होता है? रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में कौन सा स्तर उत्तरदायी होता है? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और समताप मंडल। तो इसका भी सही जवाब होगा आयन मंडल, आयन मंडल। आयन मंडल 80 से लेकर के 400 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य पाया जाती है और यहाँ पर जो हवा विद्युत आवेशित होती है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो बिल्कुल आप अपना उत्तर अपने मन में आपको पता हो गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ध्वनि। ध्वनि तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती। इसका कारण है ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगे निर्वात या शून्य में गति नहीं कर सकती। यही कारण है कि चंद्रमा पर ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं होता है तथा वहाँ दो व्यक्ति एक दूसरे की बातों को नहीं सुन सकते हैं। तरंग का जो संचरण दो प्रकार से होता है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य प्रकार से। ध्वनि तरंगे कैसी हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। कास्मिक किरणें, कास्मिक किरणें हैं आवेशित कण, अनावेशित कण, आवेशित तथा अनावेशित दोनों ही, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका भी उत्तर आप लोग ढूंढ चुके होंगे। तो सही उत्तर होगा आवेशित कण। कास्मिक किरणें आवेशित कण हैं। कास्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से चलते रहते हैं। कास्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? वे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, उनकी तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है, ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती हैं, ये सूर्य से उत्पन्न होती हैं। तो कास्मिक किरणों के बारे में सही है कि वे सूर्य से उत्पन्न होती हैं, ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कण से बनी होती हैं और उनकी तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है। लेकिन जो नहीं सही है वो ये है कि वे जो हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं। ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, अर्थात विद्युत चुंबकीय का भाग नहीं है। आगे चलते हैं।
क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? गामा किरणों को, एक्स किरणों को, यूवी किरणों को, दृश्य प्रकाश को। तो आप लोग अपना उत्तर ढूंढ चुके होंगे। तो ये जो क्रिस्टल की संरचना को जानने के लिए एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। क्रिस्टल की या मणि विज्ञान एक प्रायोगिक विज्ञान है जिसमें क्रिस्टलों में परमाणुओं के विन्यास का अध्ययन किया जाता है। एक्स किरणों के विवर्तन द्वारा क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। एक राडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है, उसमें प्रयोग किया जाता है। एक राडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है, प्रयोग करता है प्रकाश तरंगें, रेडियो तरंगें, ध्वनि तरंगें, कर्णातीत तरंगें। तो इसका उत्तर आप लोग ढूंढ चुके होंगे। सही जवाब होगा रेडियो तरंगें। रडार एक ऐसी प्रणाली है जिसमें विद्युत चुंबकीय तरंगें विशेषतः रडार एक ऐसी प्रणाली है जिसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों विशेषतः रेडियो तरंगों की सहायता से स्थिर एवं गतिमान दोनों प्रकार की वस्तुओं की रेंज, ऊंचाई, दिशा एवं गति का पता लगाया जाता है। जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंगदैर्घ्य होती है 10⁻10 m, 10⁻7 m, 10⁻2 m और 100 m। तो सही उत्तर इसका होगा सही जवाब इसका हो जाएगा 10⁻7 m, 10⁻7 m। मित्रों, परावैंगनी विकिरण को उसकी तरंगदैर्घ्य के आधार पर 3 प्रमुख प्रवर्गों में बांट दिया जाता है। पहला प्रवर्ग है यूवीए। पहला प्रवर्ग है यूवीए। ये किरणें जो होती हैं, तरंगदैर्घ्य इनकी जो होती है 320 से लेकर के 400 नैनोमीटर तक होती है। इनकी तरंगदैर्घ्य होती है। यह विकिरण सुरक्षात्मक ओजोन परत से लगभग अप्रभावित रहता है और पृथ्वी की सतह तक आसानी से पहुंच जाता है। अगला जो है वर्गीकरण यूवीबी। तो इसकी रेंज 280 से लेकर के 320 नैनोमीटर तक होती है। 320 नैनोमीटर तक होती है। आंशिक रूप से ओजोन परत द्वारा अवशोषित किया जाता है, परंतु इसकी कुछ मात्रा पृथ्वी तक पहुंचती है। तीसरा वर्गीकरण है यूवीसी है। इसकी रेंज होती है 100 से 280 नैनोमीटर। 100 से 280 नैनोमीटर। यह विकिरण ओजोन परत द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होता है। अतः समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होने पर समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होने पर पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य जो होगी 100 m होगी। 100 m होगी, यानी 100 मीटर होगी। तो हम जानते हैं कि 1 नैनोमीटर में जो 1 नैनोमीटर होता है 10⁹ मीटर के बराबर होता है। 10⁹ मीटर के बराबर होता है। तो 100 मीटर, इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा 10⁻7 m। 10⁻7 m। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अब तक हमारे दोस्त लोग अपना जवाब ढूंढ चुके होंगे। सही जवाब होगा अवरक्त तरंग। अवरक्त तरंग विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक प्रकार है। इनकी तरंगदैर्घ्य
दृश्य प्रकाश से अधिक होती है। इनका उपयोग लक्ष्य को ढूंढने, निरीक्षण, रात्रि दृष्टि आदि के लिए सैनिकों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं दृश्य प्रकाश, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव। तो सही उत्तर ढूंढ लिए होंगे हमारे मित्र। सही उत्तर होगा माइक्रोवेव। माइक्रोवेव। दूर संचार में सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का परास होता है 109 से 139 मेगाहर्ट्ज के मध्य, 54 से 75 मेगाहर्ट्ज के मध्य, 76 से 87 मेगाहर्ट्ज के मध्य, 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य। तो आप हमारे दोस्त ढूंढ चुके होंगे सही जवाब, और इसका सही जवाब होगा 88 से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य। एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाली आवृत्ति बैंड का परास 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य होता है। एफएम बैंड के लिए यह परास मानक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, आंतों के रोग के निदान के लिए निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। एक्स किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें। तो अब तक हमारे मित्र लोग अनुमान लगा चुके होंगे, तो इसका सही जवाब होगा एक्स किरणें। एक्स किरण एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। यह चिकित्सा में आंतों के रोगों के निदान के लिए प्रयोग में लाई जाती है। एक्स किरण जो है विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। चिकित्सा में आंतों के रोग के निदान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है और रक्त किरणें, पराश्रव्य तरंगें, दृश्य प्रकाश, एक्स किरणें। तो हमारे मित्र बहुत एक्सपर्ट हैं, ये लोग जान चुके होंगे। तो सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती हैं एक्स किरणें। सीटी स्कैन या कंप्यूटेड टोमोग्राफी विशेष प्रकार का एक्सरे परीक्षण है। सीटी स्कैन का पूरा नाम होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जो विशेष प्रकार की एक्सरे परीक्षण है जिसके द्वारा शरीर के अंदरूनी अंगों को देखा एवं रोगों का पता लगाया जाता है। तो मित्रों, आज के वीडियो में हम अपनी वीडियो को संक्षिप्त रखना चाह रहे हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे भी हमारी जो सामान्य विज्ञान पूर्वावलोकन की श्रृंखला है अनवरत रूप से जारी रहेगी, और इस हमारी श्रृंखला को आगे देखने के लिए, समझने के लिए हमारे वीडियो को देखते रहिए। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।